हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रक में गोला बारूद लादकर कश्मीर दहलाने चले थे आतंकी। बड़ी साजिश नाकाम होने के बाद दिल्ली में हुई अहम बैठक। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे इतने विस्फोटक सामान के साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर जिसके बाद अमित शाह जी ने लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। और साथ ही बताएंगे जहां विदेश मंत्री जयशंकर की संभावित यात्रा पर साइप्रस का बयान, कहा भारत से करेंगे तुर्की की शिकायत। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस मुद्दे को लेकर भारत से शिकायत किया जाएगा दोस्तों तुर्की को लेकर। और साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर फोड़ा ठीकरा और उगला जहर। जी हां दोस्तों, बताएंगे इस बार क्या कहा इन्होंने। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी से आपको अवगत कराने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेनाओं पर पूरा भरोसा है दोस्तों, और दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ट्रक में गोला बारूद लाद कर कश्मीर दहलाने चले थे आतंकी। बहुत बड़ी साजिश नाकाम होने के बाद दिल्ली में हुई अहम बैठक। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत सड़कों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद हैं और वाहनों की सख्त चेकिंग चल रही है। इसी दौरान सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर के सिदरा इलाके में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां भारी संख्या में गोला बारूद लेकर चल रहे 4 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, इस बड़े एनकाउंटर के कुछ ही घंटे बाद दिल्ली में भी हलचल शुरू हो गई और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीरी मुद्दे पर अहम बैठक की अध्यक्षता की। और इसी बैठक में रॉ, NIA चीफ और LG समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया है कि बैठक में घाटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम चर्चाएं हुई हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकियों की गिरफ्तारी और नवंबर में नवरवाल बाईपास में एक तेल टैंकर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई थी। इसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना के जवानों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। नए साल और गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। इसे लेकर घुसपैठ कर पाकिस्तान से गोला बारूद कश्मीर में लाया जाता है। जी हां दोस्तों, इसी अलर्ट के तहत जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा वाहनों की सख्त चेकिंग कर रहे थे। तभी सिदरा बाईपास इलाके में तवी पुल के पास घने कोहरे के बीच एक ट्रक को रोका गया, जिसमें आतंकवादी सवार थे। जैसे ही जवानों ने ट्रक को रोका, उसमें सवार आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, तो वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अधिकारियों का कहना है कि 26 जनवरी के जश्न से पहले सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हम सभी एक साथ हाई अलर्ट पर हैं। सीमा पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है दोस्तों। ऐसे में 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस होता है भारत का दोस्तों, ऐसे में भारत के किसी भी एरिया को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश करने वाले थे ये लोग दोस्तों, जिसको नाकाम कर दिया गया। ऐसे में अपने भारतीय सेनाओं के शौर्य और बल का अगर आप भी समर्थन करते हैं दोस्तों, और BSF को थैंक यू भी जरूर कह दीजिएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को इसकी जानकारी हो सके दोस्तों। और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर जी की संभावित यात्रा पर साइप्रस का बयान, कहा भारत से करेंगे तुर्की की शिकायत। जी हां दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी गुरुवार को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी यात्रा के मद्देनजर साइप्रस के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि वो तुर्की के उकसावे वाले कार्रवाइयों की भारत से शिकायत करेंगे। विदेश मंत्री के कार्यक्रम के बारे में बताते हुए साइप्रस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि साइप्रस पहुंचने के बाद जयशंकर जी सबसे पहले वहां के विदेश मंत्री इयोनिस कसोलाइट्स से बातचीत करेंगे। इस बातचीत में दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों के अलावा अन्य कई मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। साइप्रस और भारत इस साल राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं दोस्तों। इस दौरान दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री एक दूसरे के साथ भारत के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर और EU के साथ भारत के रिश्तों पर बात करेगा। और इस मुद्दे पर चर्चा के अलावा भारत का साइप्रस और उसके पड़ोसी देशों के रुख के बारे में भी बात करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी को हैप्पी जर्नी जरूर कहिएगा आप लोग। एक और खबर की बात करें, जहां पर भारत की टेंशन बढ़ा सकते हैं चीन के नए दोस्त सऊदी प्रिंस। पाकिस्तानी CPC में निवेश की है बहुत बड़ी तैयारी। बड़ी खबर दोस्तों, अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत की टेंशन बढ़ा सकते हैं। सऊदी प्रिंस ने अमेरिका को कड़ा संदेश देने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
जिनपिंग का जोरदार स्वागत किया था। यही नहीं, सऊदी अरब और चीन के बीच अरबों डॉलर का समझौता भी हुआ था। सऊदी अरब ने शी जिनपिंग के साथ शिखर बैठक के लिए खाड़ी के कई देशों को भी बुलाया था। अब पाकिस्तानी विशेषज्ञों का दावा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी में बड़ा निवेश कर सकता है। ये वही सीपीईसी है दोस्तों जो पीओके से होकर गुजरता है और भारत इसका हमेशा से कड़ा विरोध करता आया है। दोस्तों, इससे पहले भी खबरें आई थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के अस्थिर हालात को देखते हुए सऊदी अरब ने इसका ऐलान नहीं किया है। सऊदी प्रिंस पिछले दिनों पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द हो गया था। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच तेल की कीमतों और उत्पादन को लेकर काफी विवाद बना हुआ है। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन के आने के बाद खरगोशी मर्डर का भी मुद्दा सऊदी प्रिंस को परेशान कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर सीपीईसी प्रोजेक्ट में दोस्तों सऊदी अरब अपना पैसा लगाता है तो ये भारत के लिए बुरी खबर होगी दोस्तों, और इससे भारत की टेंशन अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि भारत ने हमेशा से इसका विरोध किया है, क्योंकि ये पीओके से होकर गुजरता है और पीओके अपना भारत का हिस्सा है और यही वजह है कि भारत इसका विरोध करता है। दोस्तों, अब ऐसे में आपकी क्या राय होगी और आप लोग क्या सऊदी अरब को सजेशन और सलाह देने वाले होंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। बात करें एक और खबर की, जहां रशिया, तुर्की और सीरिया के रक्षा मंत्रियों ने की मुलाकात, मॉस्को में हुई बैठक। बता दें, रशिया, तुर्की और सीरिया के रक्षा मंत्रियों ने बुधवार बोले तो 28 दिसंबर को मॉस्को में बात की। रशिया की समाचार एजेंसी ने रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से इसकी जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया है कि इस बातचीत में सभी ने सीरिया संकट और शरणार्थियों की समस्या को हल करने के तरीकों के साथ साथ सीरिया में चरमपंथी समूहों से निपटने के संयुक्त प्रयासों पर चर्चाएं की। हमें इस संबंध में और अधिक जानकारी का इंतजार है दोस्तों, जैसे ही कोई जानकारी आएगी सबसे पहले आपको बताएंगे। बहरहाल आपको बता दें कि पुतिन ने दुश्मन देशों से लिया बहुत बड़ा बदला उठाया अब ये बड़ा कदम। जी हाँ, G7 और यूरोपीय यूनियन ने 5 दिसंबर को रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने की घोषणा की थी। प्राइस कैप लागू हो जाने के बाद कोई भी देश निर्धारित मूल्य से ज्यादा या कम कीमत पर रशिया से तेल नहीं खरीद सकता है। तो वहीं अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को घोषणा की है कि इस प्राइस कैप में शामिल होने वाले देश को 1 फरवरी 2023 से रूस 5 महीने के लिए तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति बंद कर देगा। पुतिन के इस फैसले से यूरोप को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है ये। पश्चिमी देशों ने गेम खेला है रशिया को लेकर दोस्तों, तो रशिया ने भी ये तगड़ा वाला गेम खेल दिया है ताकि जो भी देश इस प्राइस कैप में शामिल हुआ होगा दोस्तों, वो अपनी इन दिक्कतों को देख करके उस प्राइस कैप में शामिल न हो करके रशिया से सीधी डील भी कर सकता है। समय बहुत बड़ी चाल और बहुत बड़ा खेल खेला है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। जी हाँ, यूरोपीय देशों की ओर से रूसी तेल पर प्राइस कैप की घोषणा के बाद से ही रूस की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा था। प्राइस कैप के जवाब में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को एक डिक्री पर हस्ताक्षर किया है और इस डिक्री के तहत प्राइस कैप में शामिल होने वाले देशों को 5 महीने के लिए तेल और तेल उत्पादों की आपूर्ति से बैन कर दिया है, डिबार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रशिया के इस कदम को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की शान में पड़े कशीदे भारत जोड़ो यात्रा पर दिया बड़ा बयान और केंद्र सरकार पर हमेशा की तरह दोस्तों किया है कटाक्ष। आपको बता दें, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है और जम्मू क्षेत्र में फैल रहा आतंकवाद इसकी सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि जम्मू के सिद्रा इलाके में सुबह हुई मुठभेड़ ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने संबंधी सरकार के दावों को झूठा साबित कर दिया। इस मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। महबूबा ने यहाँ पत्रकारों से कहा कि सरकार का दावा है कि उसने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को उखाड़ फेंका है, लेकिन जम्मू में आज भी आतंकवाद है जो उसकी सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि ये निराशाजनक है कि आतंकवाद अब जम्मू क्षेत्र में फैल गया है। उन्होंने कहा कि वे यानी सरकार आतंकवाद को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। जी हाँ दोस्तों, पीडीपी प्रमुख ने यह भी दावा किया है कि केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए सरकार कोविड या आतंकवाद जैसे बहाने भी बना सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगाई जा रही है। अगर कोई बात करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, चाहे वो पत्रकार हो या आम आदमी। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, महबूबा मुफ्ती ने हर बार की तरह दोस्तों केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, वो भी बिना बात के, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जिस प्रकार से लोगों के मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर रोक लगा दी जाती है दोस्तों, इस मुद्दे को उन्होंने इसीलिए छेड़ा क्योंकि उनको हाउस अरेस्ट
कर लिया गया था दोस्तों। अब ऐसे में केंद्र सरकार को लेकर, खास करके मोदी जी को लेकर के उनकी गलत वाणी को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? और आपकी क्या राय होगी महबूबा मुफ्ती को लेकर? अगर उनको वास्तव में भारत में चैन नहीं है दोस्तों, तो उनको कहाँ चैन मिल सकता है? कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहाँ पर बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा व सुंदर वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पहली बार तैनात की महिला प्रहरी। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ लगती बंगाल की विशाल जलीय सीमा की सुरक्षा में अब बीएसएफ की महिला भी नजर आएंगी। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार इस दुर्गम दलदली, चारों तरफ विशाल घने जंगलों एवं नदियों से घिरे क्षेत्र से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए महिला प्रहरियों को तैनात किया है। अधिकारियों ने बताया कि बंगाल के उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिले में भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच सैकड़ों किलोमीटर में फैले सुंदर वन क्षेत्र की सुरक्षा बेहद ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस क्षेत्र से मवेशियों व मादक पदार्थों की तस्करी एवं घुसपैठ की समस्या बहुत बड़ी रही है। घने जंगल और चारों ओर पानी से घिरे इस इलाके में स्थायी चौकी की बजाय बड़े जहाज को फ्लोटिंग बीओपी में तब्दील कर बीएसएफ 24 घंटे निगरानी करती है। यहाँ से बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों। एक और खबर की बात करें, जहाँ जापान ऑस्ट्रेलिया मिलकर करेंगे चीन का मुकाबला, मजबूत संबंधों के लिए जताई प्रतिबद्धता। जी हाँ दोस्तों, जापान और ऑस्ट्रेलिया हाल के वर्षों में सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए दोनों देश एक दूसरे को आकस्मिक स्थिति में संयुक्त कार्रवाई करने की क्षमता के रूप में देख रहे हैं। अक्टूबर में दोनों राष्ट्रों ने सुरक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आपातकालीन स्थितियों के लिए सहयोगी प्रतिक्रियाओं पर विचार करने का वचन दिया गया था। उनका ये कदम, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में एक तरफा बल द्वारा यथास्थिति को बदलने के लिए चीन के छिपे हुए खतरे पर साझा चिंताओं को दर्शाता है। जी हाँ, जबकि लगभग 15 साल पहले अपनाई गई उनकी पिछली संयुक्त घोषणा में चीन के खतरे के बारे में चेतावनी को इंगित करने वाली कोई भाषा नहीं थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की चीन को लेकर धारणा स्पष्ट रूप से बदल गई है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान को महिलाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगाई फटकार। बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी ने अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर लगातार बढ़ते प्रतिबंधों की निंदा करते हुए मंगलवार को देश के तालिबान शासकों को फटकार लगाई और उन्हें तुरंत वापस लेने का आग्रह किया। सुरक्षा परिषद के बयान के मुताबिक सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए छठी कक्षा से आगे के स्कूलों के निलंबन को लेकर एक बार फिर से गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा परिषद अफगानिस्तान के विकास और प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी की मांग करता है। जी हाँ, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने अफगानिस्तान में महिलाओं को गैर सरकारी संगठनों के लिए काम करने से रोकने के फैसले के भयानक परिणामों की ओर भी इशारा किया। जी हाँ, एक और खबर की बात करें, जहाँ 40 दिन की समुद्री यात्रा और 26 की मौत, इंडोनेशिया जा रहे रोहिंग्या मुसलमानों की भयावह आप बीती। जी हाँ, म्यांमार में लंबे समय से दमन का सामना कर रहे रोहिंग्या मुसलमानों से जुड़ी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है। बिना पर्याप्त भोजन, बिना दवा और खराब इंजन के साथ 1 महीने तक अंडमान सागर में भटकने के बाद लगभग 200 रोहिंग्या मुसलमानों सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान कमजोरी और डिहाइड्रेशन की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई। इस यात्रा में जो यात्री बचकर इंडोनेशिया पहुंचे हैं वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे मुश्किल से चल पा रहे हैं। इंडोनेशिया पहुंचने के बाद रोहिंग्या शरणार्थी एक स्थानीय मस्जिद में रात गुजार रहे हैं। बचे हुए एक यात्री रशीद ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया है कि इस यात्रा के दौरान लगभग 26 लोगों की मौतें हो गई हैं, जिसे समुद्र में ही फेंक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने तक समुद्र में ही भटकना, दोस्तों आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कितनी ज्यादा मुश्किलें इन्होंने देखी होंगी। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका के लिए चुनौतियों से भरा रहा साल 2022, कोलंबो को चीनी जाल से बचाने के लिए भारत ने बनाई अब नई रणनीति। जी हाँ, साल 2022 श्रीलंका के लिए बेहद खराब व गंभीर चुनौतियों से भरा रहा। इस साल श्रीलंका को पिछले 7 दशकों में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। देश में ईंधन, भोजन और दवाओं की भारी कमी हो गई, जिसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। तब भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने जनवरी और जुलाई के बीच श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन की सहायता दी, जिसमें क्रेडिट लाइन एवं मुद्रा स्वैप व्यवस्था और अस्थगित आयात भुगतान शामिल थे। इसके अलावा भारत ने इस द्वीप के 22 मिलियन लोगों के लिए आवश्यक दवाएं ले जाने वाला एक युद्धपोत भी भेजा। दोस्तों सरकार के मंत्री और 3 सूत्रों ने कहा कि अब जब श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से $2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण सौदा किया है और इसकी अर्थव्यवस्था स्थिर हो गई है, तो जानकारी के अनुसार श्रीलंका में चीन का प्रभाव कम करने के लिए महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक निवेश करने की कोशिश
कोशिश कर रहा है अपना भारत। जी हाँ, श्रीलंका को चीनी प्रभाव से मुक्त करवाने के लिए भारत रणनीतिक रूप से इस देश में अपने कदमों का विस्तार करने में तेजी से लगा हुआ है। श्रीलंका अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत महत्वाकांक्षी दीर्घकालिक निवेश करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां हवा में ही रूसी मंसूबों को नेस्तनाबूद करने की फिराक में है यूक्रेन। खरीदी ड्रोन की बहुत बड़ी खेप। बता दें, यूक्रेन ने रूसी हमलों का पता लगाने और उसे हवा में ही नेस्तनाबूद करने की कोशिश और रणनीति के तहत करीब 1400 ड्रोन खरीदे हैं। इनमें से ज्यादातर टोही हैं। यूक्रेन अब तकनीक आधारित लड़ाकू मॉडल विकसित करने की योजना बना रहा है, जो रूसी आक्रमण के दौरान इस्तेमाल किए गए विस्फोटक ड्रोन पर जवाबी हमला कर सकते हैं। द एसोसिएटेड प्रेस को दिए हाल ही में एक साक्षात्कार में यूक्रेन के डिजिटल परिवर्तन मंत्री माइखाइलो फोडोरेव ने यूक्रेन रशिया युद्ध को इंटरनेट युग का पहला बड़ा युद्ध बताया है। उन्होंने युद्ध का परिदृश्य को बदलने के लिए ड्रोन और एलोन मस्क के स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम को श्रेय दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां कंबोडिया में बनेगी 100 मीटर ऊंची सोने की बुद्ध की प्रतिमा। अब दुनिया में होगी सबसे बड़ी, अमेरिका रह जाएगा देखता। जी हाँ, कंबोडिया के पर्यटन क्षेत्र के बिजनेस टाइकून सोक कोंग ने अपने उस मिशन की जानकारी दी है, जिसके बाद अमेरिका भी इस देश से पीछे हो जाएगा। जी हाँ, कंबोडिया के अरबपति कोंग देश में 30 मंजिला महात्मा बुद्ध की सोने की एक प्रतिमा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कोंग के लिए ये एक अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट होगा। कोंग का मकसद दुनिया में महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण करना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर भारत के लिए अगले 40 दिन अहम। कोरोना के केसों में जनवरी से हो सकता है इजाफा। बता दें, दुनिया भर में कोरोना के मामलों को देखते हुए भारत के लिए अगले 40 दिन अहम होने वाले हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत में जनवरी से कोरोना के मामलों में इजाफा हो सकता है। चीन समेत कुछ देशों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एहतियाती कदम उठाने को कहा है। केंद्र ने राज्यों से सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा था, जिसके बाद किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को देश के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां मेरे लिए नंबर मायने नहीं रखता। जी हाँ, दुनिया के तीसरे सबसे रईस की रैंकिंग पर बोले अडानी। आपको बता दें, अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे रईस अरबपति हैं। तो वहीं अडानी भारत और एशिया में सबसे अमीर की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। अपनी रैंकिंग को लेकर गौतम अडानी को उत्साह नहीं है। गौतम अडानी ने कहा कि मेरे लिए नंबर मायने नहीं रखता है। दरअसल भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर पब्लिशिंग राज चेंगपा को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान चेंगपा ने पूछा कि आप भारत के सबसे अमीर और दुनिया के सबसे तीसरा अमीर व्यक्ति हैं, इस पर कैसा महसूस होता है। तो इस सवाल के जवाब में गौतम अडानी ने कहा कि ये रैंकिंग और संख्याएं मेरे लिए मायने नहीं रखती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं उनका बड़प्पन है तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा और गौतम अडानी को इस नई रैंकिंग के लिए दोस्तों उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां पर आंध्र प्रदेश से बहुत बड़ी खबर। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की रैली में भगदड़, 7 जने की अब तक मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें, कंदुकूर में नायडू की जनसभा में आपस में भिड़ गए टीडीपी के कार्यकर्ता, जिसमें हुई है 7 लोगों की मौत। दरअसल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू की रैली में बुधवार को बहुत बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री ने केन्नेल्लोर की रैली में भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घायलों को पास स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब चंद्रबाबू नायडू कंदुकूर पहुंचे। इस दौरान रोड शो के दौरान कुछ लोग सीवेज नहर में गिर गए, जिसमें दम घुटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। तो वहीं 2 अन्य टीडीपी कार्यकर्ताओं की इलाज के दौरान मौत हुई। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई हेराबेन। अब ऐसी है पीएम मोदी जी की मां की तबीयत। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां हेराबेन की तबीयत कल एकदम से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि पीएम मोदी जी की मां की हालत स्थिर है। अब जानकारी दी गई है कि हेराबेन की तबीयत ठीक है। उनको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भर्ती कराना पड़ा था। उनकी ब्लड रिपोर्ट 2D इको और सीटी स्कैन किया गया, सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। अभी 24 घंटे की निगरानी में इनको रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी जी का पश्चिम बंगाल को बड़ा तोहफा। 30 दिसंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में हावड़ा से न्यू
जलपाईगुड़ी तक चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुक्रवार को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें इस मार्ग पर अन्य ट्रेनों के मुकाबले यात्रा का समय 3 घंटे तक कम हो जाएगा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि अभी इस मार्ग पर औसतन करीब 10 घंटे 45 मिनट में 564 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली ट्रेन जो 14 की संख्या में दोस्तों उन्होंने बताया कि नई ट्रेन 7 घंटे 45 मिनट में ये दूरी तय कर लेगी। बात करें एक और खबर की, जहां पर अन्ना हजारे का सपना हुआ पूरा। महाराष्ट्र में लोकायुक्त विधेयक पारित। जी हां, महाराष्ट्र में लोकायुक्त विधेयक पारित करवा दिया गया है। लंबे समय से इसकी चर्चाएं चल रही थी। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी ऐलान कर दिया था। अब बुधवार को शीतकालीन सत्र के दौरान उस विधेयक को पारित करवा दिया गया है। ये विधेयक मायने इसलिए रखता है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे लगातार इसकी मांग कर रहे थे। उनकी नजरों में भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए लोकायुक्त जरूरी था। वे ये भी चाहते थे कि मंत्रियों से लेकर सीएम तक सभी को इस कानून के दायरे में लेकर आया जाए। जी हां, अब शिंदे सरकार ने उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। लोकायुक्त विधेयक को पारित करवा दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन। सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम बनी। जी हां, यूपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग में अध्यक्ष के साथ 4 सदस्यों को नामित किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग में 2 पूर्व IAS और 2 न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सदस्य बनाया गया है। सीएम योगी ने मंगलवार को हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ही आयोग का गठन करने और ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही चुनाव कराने की घोषणा की थी। जी हां दोस्तों, आयोग के गठन से पहले योगी सरकार ने बुधवार को ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठन को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन से मंजूरी दी थी, जिसके बाद नगर विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। बात करें एक और खबर की, जहां पर 2 दिन राहत फिर आफत। नए साल पर कैसी रही ठंड और कैसी रहेगी ठंड, मौसम विभाग ने दी बहुत बड़ी जानकारी। बता दें, नए साल के पहले सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर इलाकों में लोगों को घने कोहरे और शीतलहर का सामना करना पड़ सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बुधवार को यह जानकारी दी। IMD के मुताबिक अगले 48 घंटे तक लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 31 दिसंबर से घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। उसने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। IMD ने कहा कि 29 दिसंबर यानी आज को पंजाब के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है और 1 व 2 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थिति भी बनी रहेगी। आपके यहाँ पर कैसा मौसम है दोस्तों, आज कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारे भारत की जनता और कहां से इस वीडियो को देखा जाता है। दोस्तों, जगह का नाम भी जरूर लिखिएगा, आप लोग कहां से हैं और कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों, आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सबके लिए बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में, बहुत बहुत धन्यवाद।